बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़ारूक अहमद हाज़िर है प्रोग्राम अपना पाकिस्तान लेकर। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि ये प्रोग्राम हर सोमवार को 4 से 5 बजे तक और हर जुमेरात को थर्सडे को 4 से 5 बजे तक ऑन एयर होता है। नाजरीन, आज का जो असल टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी का दौरा अमेरिका, और उस दौरे में मोदी जी की जो वहाँ पजीराई हुई उस पर चंद गुज़ारिशात करना चाहूँगा कि ये सारा इसका पस मंज़र क्या है और आगे इस खित्ते में क्या होने जा रहा है। देखिए, एक बात तो मेरी समझ में आ रही है कि हिंदुस्तान चूँकि एक बहुत बड़ी मार्केट है, हिंदुस्तान दुनिया की एक बहुत बड़ी जमहूरियत भी है और एक बहुत बड़ी मंडी है। मंडी होने की वजह से जो आलमी सतह पे उसको पजीराई मिल रही है, उसकी दो वजूहत हैं। एक तो वो उसकी इकानमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बड़ी ठीक है। आईटी के सेक्टर के अंदर उन्होंने अपना एक जो है वो नाम कमाया है, और भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर वो आए दिन कोई ना कोई नया एक मंसूबा पेश किए जा रहे हैं और दुनिया को अपनी तरफ राग़िब कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ हमारा हाल ये है कि हमने मुतअद्दिद बार कई मरतबा हमारी ये कोशिश रही है कि अमेरिका को अपनी तरफ राग़िब किया जाए। उसके लिए हमने अमेरिकन के लिए हमने जहाद तक किया, अपने जवानों के नजराने दिए और अपने जो आवाम है उनके लिए कई तरह की मुश्किलात खड़ी की जो आज तक मौजूद हैं। और ये सारे मामलात जो भी हैं वो आज तक पाकिस्तान के अवाम उनको सह रहे हैं। वो मैं सिर्फ एक वजह थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमेरिकन की एंट्री थी उसको हमने हमारे साथ देना पड़ा, और साथ भी फिर हमारे एक फ़ौजी डिक्टेटर ने दिया जिनको ये कहा गया था कि इधर यू आर विद अस और यू आर नॉट विद अस। तो बात सीधी सी ये है कि अगर आपकी डोमेस्टिक हालत ठीक है, आप अंदरूनी सतह पे इकनॉमिकली आप मजबूत हैं और आपके जो अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर आपने मुल्क के अंदर मामला ठीक हैं और तमाम जो सियासी अकाबरीन हैं उनके अंदर एक आगही है, एक मामला फहमी है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने अंदर ही एक रस्साकशी की आपकी हालत है, आप खींचातानी की को टूल दे रहे हैं, दिन ब दिन एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं और यहाँ तक कि फिर अफवाज पाकिस्तान को भी कई मामलात में मुलव्वस किया जा रहा है, तो उससे फिर आपकी पजीराई कैसे होगी? कैसा मुमकिन होगा कि आप आलमी सतह पे आपको कोई ज़्यादा पजीराई मिले? वो कभी नहीं मिलेगी, इसलिए कि इकनॉमिकली आप बहुत कमज़ोर हैं। इकनॉमिकली हमारी आज हालत जो है कि हमारी इकानमी बिल्कुल बैठ चुकी है। उधर दूसरी तरफ आप देखें कि मोदी वो अमेरिका जा रहा है, उसको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और कई MOU साइन किए जा रहे हैं और बड़े बड़े जो मुआहदे हैं वो हो रहे हैं अमेरिका और हिंदुस्तान के माबैन। उसकी बुनियादी वजह एक ही है कि वो अमेरिकन ये चाहते हैं कि किसी तरीके को चाइना को अंडरमाइन किया जाए। वो चाइनीज़ को उस खित्ते का जो है वो जो चाइना अपना एक सर उठा रहा है, अपना सर उभार रहा है, और वो चाहते हैं अमेरिकन कि ये स्ट्रेटजी यही लगती है उनकी कि हिंदुस्तान को चाइना के सामने खड़ा किया जाए, क्योंकि इस खित्ते का उसको अगर सरदार बना दिया जाए हिंदुस्तान को, तो वो चाइना को अच्छे तरीके से टैकल कर सकेगा। तो ये असल में तो ये बात है। मगर दूसरी तरफ हमारा हाल ये है कि हम IMF की मिन्नतें किए जा रहे हैं, उनसे $1 बिलियन की खातर हम बिछे जा रहे हैं और जो भी उनकी शराइत हैं वो भी मानने को तैयार हैं, बल्कि शराइत पूरी भी कर दी गई, इसके बावजूद हमारी वो जो किस्त है वो रिलीज़ नहीं हो रही। तो ऐसे मखसूस हालात में जबकि आपके अंदर अंदरूनी खलफशार भी है, आपके ऊपर एक बैरूनी यलगार भी है, आपकी अफवाज पाकिस्तान पहले ही तनकीद का निशाना बनी हुई हैं और उसके बरक्स आप उसको और भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक आलमी सतह पे पूरी दुनिया के अंदर एक मुहिम चलाई जा रही है कि वहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं वगैरह वगैरह। ये बात कोई नई नहीं है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों वाला ये जो शोशा है ये कोई नई बात नहीं है, ये बहुत अरसे से चला आ रहा है काम। जब भी और कोई उनको
अगर आलमी जो जो धरते करते हैं उनसे मैं ये पूछने की क्या जसारत कर सकता हूँ कि उनको आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ मकबूजा कश्मीर के अंदर नज़र नहीं आ रही, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ उनको फ़लस्तीन के अंदर नज़र नहीं आ रही, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ उनको वहाँ रोहिंग्या के अंदर नज़र नहीं आ रही। उनको सिर्फ आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नज़र आ रही हैं, चूँकि वो पंजाबी में एक मुहावरा है कि लिस्से कुसे दी रन तो जड़े खड़े दी भाभी। असल कहानी ये है। इसलिए हमको चाहिए, मैं अपने अरबाब इक़्तिदार में जो बैठे हुए लोग हैं, जो मसरद इक़्तिदार पर जो बैठे हुए लोग हैं, उनसे भी मैं मौदबाना गुजारिश करूँगा और साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि खुदारा कुछ सोचें, अपने मुल्क के लिए सोचें, अपनी आवाम के लिए सोचें, अपने किसानों के लिए सोचें, अपने तलबा के लिए सोचें और अपने उन हुनरमंद भाइयों के लिए सोचें जिनको सब हुनर तो आता है मगर मौके में मैसर नहीं है। हुनर तो उनको आता है मगर उनकी इस्तात नहीं है कि वो अपने हुनर के जोर दिखा सके। उनके अंदर सलाहियतें तो मौजूद हैं मगर उनके पास ज़राए की कमी है। उनके नीयत में खलूस तो होगा मगर वो उस खलूस के को लिए ही मरे जा रहे हैं। वो खलूस कैसे ज़ाहिर करेंगे जब उनको आप मौके मैसर नहीं करेंगे। आप आए दिन आपस में झगड़े कर रहे हैं, कोई किसी पे लान तन कर रहा है, कोई किसी पे लान तन कर रहा है, एक दूसरे को कह रहा है कि वो खा गया, वो करप्शन में मुलव्वस है, दूसरा कहता है वो करप्शन में मुलव्वस है, पहले उसको पकड़ो फिर मुझे पकड़ो। ओ बाबा, ये बात कब तक चलेगी? 75 साल हो गए हो, आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े में मुलव्वस हो। पाकिस्तान आए दिन, एक ज़माना था जब पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक तोती बोलता था। पाकिस्तान की ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक पूरी दुनिया के अंदर एक दबदबा था, एक उनका एक रिस्पेक्ट थी। आज कहाँ है वो PIA? वो तो मैं एक अदारे की बात कर रहा हूँ। इसी तरह और भी अफवाज पाकिस्तान हमारी जो सरहदों की सिर्फ महाफ़ नहीं है, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की भी महाफ़ है। अफवाज पाकिस्तान वो वाहिद अदारा है जो इस वक्त तक इंटैक्ट है और अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा ऐसा ही रहेगा। पाकिस्तान का वो ये अदारा, उसके अंदर एक डिसिप्लिन है, एक तंजीम महकम है, एक जो है पाबंदी है। इस वजह से जो हमारे बैरूनी दुश्मन है वो कामयाब नहीं होंगे। तो आज की दूसरी जो खबर है वो ये कि एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो टूट गया। ये एक मैं समझता हूँ सिर्फ अदलिया के साथ मजाक नहीं है, अदालतों के अंदर ये मजाक नहीं हो रहा। मैं ये समझता हूँ कि आलमी सतह पे पाकिस्तान के साथ भी मजाक हो रहा है। बेंच बन रहा है फिर बेंच टूट रहा है, बेंच बन रहा है फिर बेंच टूट रहा है। अरे बाबा, ये कौन सी अदालत है? कैसी अदालत है? आज जो मंसूर अली शाह साहब है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, आज वो बेंच से उठ के उनको जाना पड़ा कि उनके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज़ किया गया। मगर उस वक्त ऑब्जेक्शन क्यों नहीं रेज़ किया गया जिस वक्त उन्होंने खुद से कहा था कि अगर किसी को मेरे बेंच के अंदर रहने पर कोई एतराज़ है तो मुझे आज बताए। तो उस वक्त ना तो हुकूमत की तरफ से कोई दरख्वास्त आई, ना ही किसी और पटिशनर की तरफ से कोई दरख्वास्त आई। आज अचानक उनको ये क्या पड़ी है कि वो कहते हैं कि ये मंसूर अली शाह साहब जो है इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए, बात सीधी सी ये है कि मंसूर अली शाह साहब ने जिस दिन एतराज़ किया था, जो कंडक्ट जो मैं समझता हूँ जजेस का जो कंडक्ट होना चाहिए, जिसको मैं थोड़ा समझता हूँ, वो ये कि अगर मंसूर अली शाह साहब को इस बात का बखूबी इदराक था, बखूबी इल्म था, उनको ये पता था कि मैं बेंच पे बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने कोई पटिशनर है जिसके साथ मेरी कोई रिश्तेदारी है या मेरा कोई तल्लक वास्ता है या मेरी कोई ख़ानदानी मरासम है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि आपको मुझ पे कोई एतराज़ है तो अभी एतराज़ करें। उनको चाहिए ये था कि वो बज़ाते खुद ये कहते कि चूँकि एक पटिशनर या कोई पटिशनर जो यहाँ हैं उनमें से एक पटिशनर के साथ मेरे ज़ाती मरासम हैं, मेरे तल्लकात हैं, मेरी रिश्तेदारियाँ, ये जो कुछ भी है मुझे नहीं मालूम क्या है, इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं इस बेंच का हिस्सा रहूँ ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ज़ाहिर ना हो। उसी वक्त उठ जाना चाहिए था। तो आप ये सारा पाकिस्तानी कौम के साथ एक मजाक है, टैक्स पेयर्स के साथ एक मजाक है, अवाम के पैसे बिला वजह। आप क्या अंदाज़ा कर सकते हैं कि रोज़ाना का सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितना खर्चा आ रहा है?
रोज़ाना के हिसाब से आप लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे ऐसे रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं, इस तरह तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हज़ारों के हिसाब से कई हज़ार अपीलें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, और ये जो नया नए कट्टे दिन ब दिन खुल रहे हैं, कभी एक दरख्वास्त आती है, कभी दूसरी दरख्वास्त आती है। अभी सबको याद आ गया है कि आर्मी एक्ट 52 है जो है, ये इसको जल्द अज जल्द इसके जो अंदर जो शिक्के हैं उनको अबालिश होना चाहिए। अभी याद आया है कि आर्मी एक्ट क्या है, और आर्मी एक्ट के तहत जो है वो सिविलियन की ट्रायल नहीं होनी चाहिए। उन सिविलियन का क्या बनेगा जिनको अभी रिसेंटली, अभी 3-4 साल पहले जिनको 20-20, 25-25 साल सजाएं हुई हैं, जिनको सजाएं मौत तक की दी गई, उनका क्या कसूर था? फिर उन सिविलियन का क्या कसूर था? क्या वो सिविलियन नहीं थे? उनको फिर इंसाफ कहाँ से मिलेगा? अगर आज मेरे जो दानश्वर दोस्त हैं, जो मेरे वकला भाई हैं, जो पटिशनर बन के अदालत में पेश हुए, काश कि ये उस वक्त पेश होते जब उन 25 लोगों को इमरान साहब के दौरे हुकूमत में सजाएं दी गई, जिनके अंदर सजाए मौत तक की सज़ा दी गई, तो उस वक्त ये एतराज़ नहीं उठा सकते थे। या 52 से लेके आज तक किसी को ये होश नहीं आया कि ये आर्मी एक्ट क्या आइन का हिस्सा है कि नहीं। मैं ये समझता हूँ कि आर्मी एक्ट आइन का हिस्सा है, और अगर कोई आदमी किसी आर्मी के ख़िलाफ़ जो कोई अपनी उसके एक्ट या एक्ट्स हैं कोई भी कर रहा है, तो उसको वो फिर आर्मी को ये हक पहुंचता है कि वो उसी एक्ट के तहत उनको अदालत में खड़ा करे और उनको सज़ाएं दे। मैं बज़ाते खुद इस बात के ख़िलाफ़ हूँ। मैं बज़ाते खुद इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि इन प्रिंसिपल मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता कि कोई किसी भी सिविलियन का ट्रायल किसी भी जो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो। जो अगर अदालतें ठीक काम कर रही हूँ, अगर पाकिस्तान की अदालतें आला अदलिया और लोअर कोर्ट्स ठीक काम कर रहे हों, उनके अंदर इंसाफ होता हुआ नज़र आता हो, तो फिर मैं यहाँ बैठ के आज कहने पे ज़रूर मैं कहूँ कि आर्मी एक्ट के तहत कभी भी नहीं होनी चाहिए। मगर मैं इस बात को अच्छा नहीं समझता, मैं पसंद भी नहीं करता, और मैं इसके सख्त ख़िलाफ़ हूँ कि किसी सिविलियन का, किसी सियासी लीडर का कोई भी ट्रायल जो है वो आर्मी एक्ट के तहत आर्मी की अदालतों के अंदर हो। मगर चूँकि जो आर्मी के जो अदलिया के अंदर जो मामलात हैं, जो ग्रुपिंग बनी हुई है, 8 जज एक तरफ हैं, 7 जज एक तरफ हैं, 2 ग्रुप बने हुए हैं, कभी एक की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है, कभी दूसरे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है। जो आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस है वो बरमला कहते हैं कि मैं इस बेंच को बेंच ही नहीं मानता, और मैं उनके इस मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ। मैं ये बात समझता हूँ कि वो हक़ पे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो बात अगले दिन एतराज़ उठाया, उनका एतराज़ बजा है। इसलिए बजा है कि पहले का जो एक आपने एक फ़ैसला जो आपके सामने एक मुकदमा मौजूद है, उसका अभी आपने फ़ैसला किया ही नहीं, उसके ऊपर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, और ऊपर से एक नया बेंच बना के एक दूसरा मुकदमा सुनने को तैयार है। ये जो दूसरा मुकदमा अभी आप सुन रहे हैं, ये जो फौजी अदालतों वाला, इसका बराह रास्त तल्लुक़ उस आपके पहले फैसले से है। जब तक उस पहले मुकदमे का फैसला नहीं हो जाता कि आया बेंच जो बनाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, जो एक नया एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है, क्या वो एक्ट ठीक है, वो लागू होगा या नहीं होगा, उसके बगैर तो आप आगे नहीं चल सकते। वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का मौक़िफ़ बड़ा सही है, उसमें बड़ी जान है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मामलात ऐसे ही चलते रहे तो फिर मोदी क्या, फिर मोदी को वो ठीक कहता है कि ये अपने बोझ के तले खुद ही दब के मर जाएंगे। अल्लाह ना करे, खाकम बदाम। इंशाअल्लाह पाकिस्तान ज़िंदा पाइंदा रहेगा। अफवाज पाकिस्तान हमारी इंशाअल्लाह हमारी सरहदों के भी मुहाफ़िज़ हैं, और हमारी नज़रियाती सरहदों के भी वो मुहाफ़िज़ हैं। और जो लोग इस मामले के दरपे हैं कि किसी तरीके से अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, वो एमको की जन्नत में रहते हैं, उनको कभी कामयाबी नहीं होगी। वमा अलैना इल्लल बलाउल मुबीन।